नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, राजनीति की निष्ठुरता अपने पीक पर चल रही है। जब निष्ठुर होती है तो उसका प्रतिफल ममता बनर्जी के रूप में दिखाई पड़ता है। उससे और भी ज्यादा निष्ठुर हो जाए तो अभिषेक बनर्जी के रूप में दिखाई पड़ता है। और थोड़ा सा देखें तो केजरीवाल के रूप में दिखाई पड़ता है। ये निष्ठुरता के प्रमाण हैं। और आगे जाना चाहते हैं तो लीजिए साहब, उद्धव ठाकरे के रूप में देख लीजिए। और आगे जाना चाहते हैं शरद पवार के रूप में देख लीजिए। ये सभी निष्ठुर राजनीति के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हो गए हैं। और निष्ठुर राजनीति किसने की इनके साथ? जनता ने कर दी है। जनता का हथौड़ा ऐसा चला है कि अब ये पानी नहीं मांग पा रहे। अब उसी निष्ठुर राजनीति की आड़ में एक और निष्ठुरता परवान चढ़ रही है। और वो निष्ठुरता आ रही है 10 जनपद से। पहले ममता दीदी गई मिलने के लिए, फिर अभिषेक जी के साथ क्या हुआ इसे बताने के पहले एक बड़ी खबर आ गई। 2 झटके तो पहले लग चुके थे तृणमूल कांग्रेस को। सुष्मिता सिंह देव ने इस्तीफा दिया। उसके पहले सुखेंदु शेखर रॉय ने इस्तीफा दिया। और अब अभी अभी जो खबर मिली उसमें राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक बड़ाइक ने भी इस्तीफा दे दिया है। मतलब 11 में से 3 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। सुष्मिता सिंह देव वापस लौट गई हैं आसाम, मुलाकात कर रही हैं आसाम की मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा से। और सुखेंदु शेखर रॉय ने इस्तीफा दिया, कहा कि ये मेरी नैतिकता कहती है कि जिस पार्टी में अब सम्मान नहीं रहा, जो पार्टी हम सवारी हमारी बात को मानती नहीं, सुनती नहीं और हम हाशिए पर चले गए हैं, मैं उस पार्टी का नमक अब बहुत दिन तक नहीं खाते रहूंगा। इसीलिए मुझे उसका हक अदा करना है और मैं अब वहां की जनता का प्रतिनिधित्व इस पार्टी के टिकट पर नहीं कर सकता। इसलिए सुखेंदु शेखर रॉय ने इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद मुलाकात की जो श्रृंखला चल रही है, कल झालमुड़ी खिलाया किन्होंने? सुखेंदु शेखर रॉय मन ही मन खुश हो रहे हैं कि हमारे प्रदेश के मुखिया खुद झालमुड़ी बना रहे हैं और झालमुड़ी बना करके श्रीमान प्रधानमंत्री को भेंट कर रहे हैं। सुखेंदु शेखर रॉय भी थे श्रीमान भूपेंद्र यादव के यहां, तो सुखेंदु शेखर राय भी मौजूद थे, भूपेंद्र यादव जी के यहां मौजूद थे। और उधर सुष्मिता सिंह देव इस्तीफा देकर के आसाम लौट गई। अब इसके आगे आज इस्तीफा दे दिया भराइक साहब ने। भराइक साहब क्लोज माने जाते हैं ममता बनर्जी के। देखिए, जिस किसी को भी राज्यसभा का टिकट मिलता है 2-3 तरीके से मिलता है। या तो बड़े नामचीन है वो, या नेता के बड़े करीबी हैं, या बैग लेकर के आए हैं। यही 3-4 पात्रता होत रह गई है आजकल राज्यसभा के सांसद बनने के लिए। नथानी साहब देखते हैं ना, बार बार राज्यसभा सांसद बन रहे हैं। तो भाई, जिनके पर्स में पैसा है लेके पहुंच जाइए, बन जाइए सांसद। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाया श्रीमान राहुल केजरीवाल जी ने। पैसा लिया, बना दिया मित्तल जी को। पैसा लिया, बना दिया गुप्ता जी को। पैसा नहीं दिया कुमार विश्वास जी, रवाना हो गए। पैसा नहीं दिया श्रीमान और जो उनके साथी थे पत्रकार महोदय, उनके पास कहां से पैसा आया? तो वो नहीं दिया, वो भी रवाना हो गए। हालांकि पत्रकार महोदय को चुनाव लड़ाया था, ध्यान रहे, वो हार गए चुनाव, ये अलग बात है, लेकिन चुनाव लड़ाया था, टिकट दिया था। इसमें केजरीवाल की कोई गलती नहीं है। कम से कम केजरीवाल ने इतना उसूल तो किया। हाँ, कुमार विश्वास की इच्छा थी कि वो लड़े, वो चुनाव लड़ने के लिए चले गए थे, तो अब उसका क्या किया कहा जाए, वो भी चुनाव लड़े थे। लेकिन अगर कुमार विश्वास जी को इच्छा थी कि राज्यसभा में बने रहते तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए था। देखिए, जब राजनीतिक पार्टी बन जाती है तो पार्टी की अपनी मर्यादाएं होती हैं। फिर आपका ईगो, आपका गुरूर आप हाशिए पर रख करके ही राजनीतिक पार्टी में रहें, या फिर अपना ताना बाना बुने, अपनी राजनीति करें, वो सब होने वाला नहीं है। खैर, अब अभी कहानी क्या है? अभी कहानी सबसे बड़ी ये है
कि एक राज्यसभा सदस्य ने और इस्तीफा दे दिया, 11 से 3 विकेट गिर गया। अब इनके पास बचा है 8। अब 8 विकेट भी जल्द ही गिरेंगे। अब कौन उसमें से जाएगा नहीं जाएगा कहना मुश्किल है। उधर लोकसभा सांसदों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वो 23 तक होगी। बाद में मैंने कल ही आपको बताया था कि कौन कौन इनके साथ रह जाएंगे। तो ममता बनर्जी गई मुलाकात करने के लिए श्रीमती सोनिया गांधी से। सोनिया गांधी से बड़ी मुलाकात हुई, लेकिन कल ही राहुल गांधी जी ने एक ऑफर भिजवाया कि भाई ये तरीका हो सकता है, अब आपके पास कुछ बचा नहीं है, अगर कुछ बचाना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी में विलय कर लीजिए। अभी एक और मैं आपको ब्रेक करने वाला हूं खबर। तो ठीक है, वो माने, उनको बोला कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना देंगे, आपको राज्यसभा एक सीट दे देंगे, राज्यसभा में आपको नेता बना देंगे, ये सारी बातें हुई। और उसके बाद तो पश्चिम बंगाल में आप सर्वे सर्वा है ही है। और अगर आप केंद्र की राजनीति करना चाहती हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर आइए, राष्ट्रीय टीम में आइए, कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनिए, राज्यसभा में जाइए, राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन होइए। मैं जो है उनको हटा करके अभी आपको बनाऊंगा, आप आइए। ऑफर तो अच्छा था, क्योंकि इस बारे में मैं बता चुका हूं ऑफर क्यों अच्छा था। क्योंकि ममता जी के पास अब कुछ भी नहीं बचा, ना पार्टी बची, ना पैसा बचा। वो सांसद भी कहीं से बनना मुश्किल है। चुनाव में जाएंगी तो पता नहीं क्या होगा इस बार। पूरी शक्तियां एक तरफ होंगी और ममता जी एक तरफ होंगी, तो हार भी जाएंगी। विधान परिषद है नहीं, तो एक ही तरीका हो सकता है कि राज्यसभा से कहीं पर कांग्रेस उनके लिए मैनेज करे और राज्यसभा सीट उनको दे दे। उनकी मुलाकात के बाद श्रीमान अभिषेक बनर्जी की मुलाकात तय हुई राहुल गांधी के साथ। लेकिन राहुल गांधी तो ताक में बैठे थे, इंतजार कर रहे थे, यही मौका है, लोहा गर्म है, चोट कर दो। चोट क्या किया? जो नेता कल तक अपने बड़े बड़े नेताओं को उनकी औकात दिखाता था, 4-4 बार 5-5 बार की सांसद, उनका फोन नहीं लेता था, उनके पीए राष्ट्रपति के तरह व्यवहार करते थे। मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऋतुव्रत बंदोपाध्याय कह रहे हैं, संदीपन साहा कह रहे हैं, और काकोली घोष दस्तीदार कह रही हैं। अभी माला रॉय भी आ गई, सयोनी घोष भी आ गई, माला रॉय भी हो गई। माला रॉय कौन है? माला रॉय को अभी ही संगठन में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। सयोनी घोष को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। कोई जिम्मेदारी का असर नहीं पड़ रहा है। कुनबा बचाने की पूरी कोशिश कर रही हैं ममता बनर्जी, लेकिन कुनबा बच नहीं पा रहा है, बहुत परेशानी में है। अब ले दे करके कीर्ति आजाद, महुआ मोइत्रा, तो महुआ मोइत्रा का रहना ना रहना बात बराबर है। कीर्ति आजाद एक पब्लिक फिगर हैं, हालांकि उनका भी कोई अपने तय, तो वो चुनाव जीतना उनके लिए अब मुश्किल हो गया है। और रही बात शत्रुघ्न सिन्हा की, तो शत्रुघ्न सिन्हा तो मोदी जी की कई बार तारीफ कर चुके हैं। वो तो देख रहे हैं कि भाई वो 80 के अब होने वाले हैं शत्रुघ्न सिन्हा जी, तो वो अब कितना देर इंतजार करेंगे। और 5 साल अगर कहीं सेटिंग हो जाता है, शत्रुघ्न सिन्हा आ जाएंगे। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा को लेंगे कि नहीं लेंगे, ये कहना मुश्किल है। नहीं भी लिया जा सकता, इस शर्त पर आ सकते हैं वो कि चलिए हम आपको कोई ना कोई एक पद दे देंगे, चुपचाप शांति से बैठे रहिएगा। तो हो सकता है कि शत्रुघ्न सिन्हा आ भी जाएं, लेकिन अभी तक शत्रुघ्न सिन्हा का कंफर्मेशन नहीं है। तो मान के चलिए कि शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद, महुआ मोइत्रा और अभिषेक बनर्जी, यही 4 सांसद बच जाएंगे। बाकी मेरे ख्याल से सबके सब चले जाएंगे, 1-2 और अगर रह जाएं तो रह जाएं। 28 में से मान के चलिए 24 तक चले जाएगा आंकड़ा। जब सयोनी घोष आ गई और जब माला रॉय आ गई, तो यह आंकड़ा तो निश्चित रूप से और बढ़ेगा। तो सयोनी घोष का तो छोड़ दीजिए, उनके साथ तो पता नहीं हो सकता है दोस्ती रही हो अभिषेक बनर्जी की। माला रॉय का मैं नहीं कह सकता, लेकिन काकोली घोष दास्तीदार और ऋतुव्रत बंदोपाध्याय, संदीपन साहा ने कैमरे पर कहा, रिजू दत्ता ने भी कहा। रिजू दत्ता कहने की कोई औकात नहीं है, बेचारे वो स्पोक्स पर्सन है, तो उनका उस तरह से वो हैसियत नहीं है पार्टी में, स्पोक्स पर्सन है। लेकिन बगावत सबसे पहले अगर किसी ने शुरू की तो ये रिजू दत्ता ही थे। छोटा खिलाड़ी कहिए आप, लेकिन उसने हिम्मत की, उन्होंने इस्तीफा दिया और पहली बार 4 मई के बाद एकदम से जो 360 परिवर्तन हुआ, तो वो रिजू दत्ता थे। उसी ने एक प्रकार से दरवाजा खोला और उसके बाद फ्लड गेट खुला और फ्लड बाहर हो गया, बाढ़ आ गई उसके बाद जाने वालों की।
तो जिन जिन का फोन अभिषेक बैनर्जी लेते नहीं थे और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी राष्ट्रपति के माफिक व्यवहार करते थे। कोई आया तो उसको बिठा दिया, चलो बाहर में बैठ जाओ भाई, अभी देखते हैं, बॉस नहीं है, सर नहीं है, इस तरह की कहानी करते थे। लेकिन फिर वही प्रकृति की मार देखिए साहब, इसी को कहते हैं नियति का खेल। नियति बहुत क्रूर होती है और जब बदला लेती है तो ठीक से लेती है। श्रीमान राहुल गांधी से मुलाकात का वक्त फिक्स था अभिषेक बनर्जी का। अभिषेक बनर्जी को दरवाजे पर खड़ा कर दिया। दरवाजे से मेरा मतलब है कि गेट बंद था और खड़े थे, ऐसा नहीं है। कहा कि अभी इंतजार कीजिए, बॉस आ रहे हैं। और श्रीमान को लंबा इंतजार करना पड़ा। हालांकि इसकी चर्चा कहीं नहीं, किसी से पूछेगा तो कोई बताएगा नहीं, लेकिन एकदम विश्वस्त सूत्रों ने मुझे बताया कि श्रीमान अभिषेक बनर्जी को लंबा इंतजार करना पड़ा। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 1.5 घंटा 2 घंटा इंतजार करना पड़ा, कुछ लोग कह रहे हैं कि 45 मिनट इंतजार करना पड़ा, लेकिन अधिकतर लोगों ने यही कहा कि 1.5-2 घंटा तक उनको इंतजार करना पड़ा, क्योंकि बॉस कहीं बिजी थे और बोल रहे थे कि बस आप ही से मिलने के लिए आ रहे हैं, सारे कार्यक्रम को छोड़ करके राहुल जी आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। मतलब इतना कहा कि तुमको अपमानित फील ना हो, इसलिए हम तुमको ये दिलासा दे रहे हैं, बस आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। लेकिन बॉस आते आते 2 घंटे लगा दिए और उस दौरान देखा गया कि ये इतने विचलित थे अभिषेक बनर्जी, जिसका कोई हद नहीं है। और पहली बार अभिषेक बनर्जी को शायद ये एहसास हो रहा होगा कि ऋतुव्रत बंदोपाध्याय जो कह रहे हैं, काकोली घोष दस्तीजार जो कह रही है, बल्कि अब सयानी घोष भी कहने वाली है। सयानी घोष के साथ हालांकि उस तरह का रिश्ता नहीं है, लेकिन अभी शताब्दी राय ने कहा, शताब्दी राय ने कहा कि जो 3 बड़े कारण थे, उसमें सबसे बड़े 2 कारण थे अभिषेक बनर्जी और आईपैक, बिजनेस आईपैक। प्रतीक जैन का नाम लिया शताब्दी घोष ने, कहा कि बिजनेस आईपैक, ये प्रशांत किशोर वाला आईपैक नहीं है। उन्होंने प्रशांत किशोर को क्लीन चिट दिया, बोला जब तक प्रशांत किशोर थे पिछली बार 2021 में, तब तक आईपैक का ये रवैया नहीं था। प्रशांत की हनक थी, प्रशांत से डर था और प्रशांत को पॉलिटिक्स की नब्ज मालूम थी कि कौन नेता को कितना इज्जत देना है, किस नेता के वर्कर के साथ हमारे आईपैक के वर्कर कैसा व्यवहार करें। तो वो हमेशा बता करके रहते थे कि देखो कोई भी नेता है, उनकी अपनी उपयोगिता है, उनकी उपादेयता है, उनको तुम तिरस्कार मत करना, उनके साथ मिलके चलना, उनका तिरस्कार मतलब तुम्हारा तिरस्कार हो जाएगा। शताब्दी घोष ये खुलेआम कैमरे पर कह रही हैं कि जब तक प्रशांत किशोर थे आईपैक ठीक चला, उनके साथ हम लोगों का संबंध बिल्कुल ठीक था, लेकिन जैसे ही प्रशांत किशोर ने आईपैक को तिलांजलि दी, ये प्रतीक जैन जो है, ये तो व्यवसायी है, महाभ्रष्टाचारी है, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला एक शख्स है। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ था आईपैक, और आईपैक और अभिषेक बनर्जी का कनाइवेंस था। पूरे राजनीतिक परिदृश्य में आईपैक और अभिषेक बनर्जी दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हो गए थे। पैसे का गोलमाल चलता था, पैसे कोई इलिसिट मनी आता था, भ्रष्टाचार का पैसा आता था और आईपैक के अकाउंट में, आईपैक इंडिविजुअल में वो बटता था, कैश का पूरा ट्रांजैक्शन होता था और आईपैक खपाने वाली मशीन हो गया था। कहीं पर मनी लॉन्ड्रिंग करना है तो आईपैक के स्टाफ के जरिए चलो गोवा भेज देते हैं, कहीं और भेज देते हैं, सिंगापुर भेज देते हैं, दुबई भेज देते हैं। तो प्रतीक जैन जो है वो आईआईटी मुंबई से पास होकर के यही हवाला का खेल सीखा कि अब वो उसका सारा दिमाग खत्म हो गया। और इसीलिए मैं कहता हूं कई बार कि आईआईटी जो रट लगाते रहते हैं, उस आईआईटी का खेल ये भी है कि बहुत ही डिस्टॉर्टेड ब्रेन भी होता है और करप्शन में उनका भी कोई सानी नहीं है, ये प्रतीक जैन ने साबित कर दिया। तो शताब्दी राय कह रही हैं कि आईपैक और अभिषेक बनर्जी, इन दोनों के व्यवहार ने हम सबको मजबूर कर दिया, और अगर 1-2 हम लोग छोड़ते तो चलिए कोई आपत्ति होती। ये 22-24 सांसद छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या 24 के 24 गद्दार हैं? कोई तो बात होगी। यही बात थी कि आईपैक और अभिषेक बनर्जी दोनों ने अपनी पार्टी को कब्जा कर लिया था और ममता बनर्जी इससे बिल्कुल दूर हो गई थी। सारी नेत्री कह रही हैं, सारी नेता कह रहे हैं
कि ममता बनर्जी ने आंख मूंद लिया था, वो गांधारी बन गई थी और इधर दुर्योधन क्या नाम है किस प्रकार से खेल किए जा रहा था उसका कुछ पता नहीं चल रहा। श्रीमान दुर्योधन जो हैं अभिषेक बनर्जी। अब अभिषेक बनर्जी इसी तरीके से अपमानित करते थे। कोई नेता को मिलना है, उनका प्राइवेट सेक्रेटरी कहता था कि अभी इंतजार कीजिए, बॉस को समय नहीं है। कोई आ जाए तो उसको दिन दिन भर इंतजार किया जा रहा है। पहले तो महीनों तक समय नहीं मिलता। काकोली घोष दस्तेदार ने कहा कि ममता बनर्जी मेरा फोन नहीं ले रही थी, मुझसे बात नहीं कर रही थी। मैंने कई बार कोशिश की ममता दीदी से बात करने की, नहीं ली। 40 वर्ष का हमारा उनका रिश्ता था, हमारे उनसे कोई दुराव नहीं था, हम साथ मिलके चल रहे थे और विपरीत परिस्थिति में भी हम उनके साथ रहे हैं। जब हम दोनों ने हार का स्वाद चखा, उसके बाद भी हम लोग अलग नहीं हटे, तब भी हम लड़ते रहे। तो ऐसी क्या बात आ गई जो हमको अलग होना पड़ा? ये बात यही आ गई। हालांकि लोग कहते हैं कि काकोली घोष दस्तीदार के पुत्र को बारासात से टिकट नहीं मिला इसलिए बगावत कर दिया। ये चलिए ये वन ऑफ द रीजन हो सकता है, लेकिन टिकट नहीं मिलने की वजह से बगावत कर देंगी ऐसा नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। पार्टी तोड़ने पर आ जाएंगी ऐसा नहीं हो सकता है। जरूर कोई ना कोई ऐसा दर्द होगा जिसकी दवा उन्हें नहीं मिली, और वो दर्द था यही आईपैक और अभिषेक बनर्जी का अहंकार। अब वो अभिषेक बनर्जी आए हैं राहुल के दरवाजे पर। राहुल गांधी करा रहे हैं उनको इंतजार, और अभिषेक के मस्तिष्क में चल रहा है कि हाय रे दुर्दिन, मेरा ऐसा भी दिन आ गया कि मुझे इंतजार करना पड़ रहा है राहुल गांधी का। इंतजार करना ही पड़ेगा श्रीमान अभिषेक बनर्जी, अगर जेल से बचना है तो। अगर जेल से कोई आज के दिन में बचा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस पार्टी बचा सकती है। जेल अवश्यंभावी है आपका, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो थोड़ा बहुत एक दबाव की राजनीति चलेगी। अब मित्रों, जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर है वो मैं आपको दे रहा हूं। ब्रेकिंग खबर क्या है? बड़ी तेजी से ये दिल्ली दरबार में चर्निंग शुरू हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी अब एक ऐसा दुर्ग हो गया है जिसको ढहाना मुश्किल हो रहा है। उससे लड़ा कैसे जाए? तो बाकी जो क्षत्रप हैं उनकी औकात हो गई है खत्म। पैसा इतना है, अपना जीवन तो चल पाएगा, पार्टी नहीं खड़ी हो पाएगी। यही हालत लालू यादव की पार्टी की है। 20-25 जो भी एमएलए हैं, सांसद तो अब हैं कि नहीं है, अब तो नाम भी नहीं याद है कितने सांसद हैं नहीं है। अखिलेश यादव का एमएलए नहीं है, एमएलए तो कम है लेकिन एमपी की संख्या है, तो वो थोड़े बचे हुए हैं। 11 एमपी हैं किनके? उद्धव ठाकरे के। 9 लोकसभा में, 2 राज्यसभा में। 9 एमपी हैं किनके? शरद पवार के। 7 लोकसभा में और 2 शायद 1 राज्यसभा में। 8 एमपी है, 8 ही, एक 7 इसमें और एक राज्यसभा में। ये स्वयं शरद पवार एमपी है। तृणमूल कांग्रेस फिनिश हो गई। लालू यादव की पार्टी का वही हालत है। तो एक चर्निंग चल रही है और जिसमें शायद अखिलेश यादव बहुत बड़ा रोड़ा बनेंगे कि कांग्रेस में ये सारी पार्टियां मर्ज कर जाएं। और अगर मर्ज नहीं करते हैं तो बिल्कुल इंडिया ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक बन जाए जिसको लीड करे राहुल गांधी, और ये सभी सॉलिड रॉक, मतलब एक समझिए कि कांग्रेस पार्टी ही है। अगर वो कांग्रेस पार्टी के अम्ब्रेला में आ जाते हैं तो एक बड़ा नैरेटिव बन सकता है। बीजेपी बनाम कांग्रेस और सारी पार्टियां अब आ गई तो सारे नैरेटिव जो फ्रैक्चर्ड हैं, कोई वोट समाजवादी पार्टी के साथ है, कोई वोट टीएमसी के साथ है, कोई वोट शरद पवार के साथ है, कोई वोट, अब उसका तो मैं नाम भी नहीं लेता हूं, उद्धव ठाकरे के साथ है, हालांकि जीरो में होगा, तो उनके साथ है। ये सारे वोट मिल करके अगर कांग्रेस के साथ मिल जाते हैं तो कांग्रेस एक अभियान चला सकती है और बीजेपी के बरक्स एक पैरेलल ऑल्टरनेट के रूप में देश की जनता के सामने पेश किया जा सकता है कि कांग्रेस बनाम बीजेपी स्पष्ट हो गया। अब बीजेपी के जो एनडीए के लोग हैं वो तो एनडीए उनके साथ हैं, सॉलिडली खड़े हैं, लेकिन इनके सॉलिड है नहीं। कभी उधर भाग जा, अभी डीएमके भाग गया, अभी आम आदमी पार्टी भाग गई, तो आम आदमी पार्टी रोड़ा डालेगी,
डीएमके भी रोड़ा डालेगी, डीएमके अपने को मर्ज नहीं करेगी, डीएमके चाहेगी कि हम खड़ा, अब उनको कितना पैसा है भगवान जाने, पैसे तो कमाए हैं भ्रष्टाचार से, लेकिन वो भ्रष्टाचार के ऊपर चूंकि वहां बीजेपी की सरकार नहीं है तो नजर नहीं है। हालांकि डीएमके ने एक प्रकार से सरेंडर कर दिया है नरेंद्र मोदी के सामने। आने वाले दिनों में देखिएगा जब मॉनसून सेशन शुरू होगा पार्लियामेंट का, तो डीएमके के जो सांसद हैं, डीएमके के 30 के करीब सांसद हैं राज्यसभा लोकसभा मिलाकर के, 22 लोकसभा में हैं और 8 राज्यसभा में है, तो 30 सांसद हैं। तो 30 सांसदों का समर्थन आपको एनडीए को मिलेगा। महिला आरक्षण बिल पर सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। डीएमके कांग्रेस से दूरी बना चुका है, तो डीएमके का भी समर्थन मिलेगा और शिवसेना उद्धव भी एक प्रकार से एनडी गठबंधन से दूरी बना चुका है। शिवसेना उद्धव चाहिए भी नहीं कांग्रेस को, कांग्रेस चाहते भी नहीं है, क्योंकि उनको बीजेपी से झगड़ा करने के लिए जरूरी है, तो एक फैक्शन को अपने साथ मिलाए रखना चाहता है। तो शिवसेना उद्धव भी एनडी गठबंधन से बाहर है, उनका भी साथ आप देखेंगे कि वो या तो एब्सटेन करेंगे या महिला आरक्षण बिल पर समर्थन करेंगे। ये तब तक होता रहेगा जब तक आदित्य ठाकरे जेल नहीं चला जाता है। जेल नहीं जाने की शर्त पर इनको समर्थन चाहिए। जिस दिन वो इनका समर्थन छोड़ देंगे उस दिन वो जेल चले जाएंगे। ये मैं आपको, आप ऐसे समझिए कि पत्थर पर लिखी हुई लकीर में बता रहा हूं आपको। आदित्य ठाकरे तभी तक जेल से बचे हुए हैं जब तक कि वो या तो एब्सटेन करेंगे, हालांकि पिछली बार एब्सटेन नहीं किया, विरोध में वोटिंग किया है, इसलिए तलवार लटकी हुई है। उनको कहा जा रहा है कि भाई जेल चाहते हो या नहीं चाहते हो, अगर नहीं चाहते हो तो समर्थन करना पड़ेगा। तो समर्थन कैसे करोगे ये बताओ। तो उनका यह है कि महाविकास आघाड़ी को तोड़ना है महाराष्ट्र में और राष्ट्रीय स्तर पर इंडी गठबंधन को कमजोर करना है। शरद पवार अब इस पोजीशन में नहीं है, वो देख रहे हैं कि अब बहुत मुश्किल हो गया, वो सीजन पॉलिटिशियन है, उनको लग रहा है कि पश्चिम बंगाल का कारवां और बढ़ेगा और उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी निपट जाएंगे, और अखिलेश जी के साथ राहुल जी भी आएंगे तो भी निपट जाएंगे, क्योंकि माहौल बिल्कुल विपरीत है। तो वो इंतजार कर रहे हैं 2027 फरवरी का, 2027 फरवरी तक इंतजार करने के बाद कुछ निर्णय लें। अभी तक तो वो इंडी गठबंधन के साथ हैं, उनकी बेटी इंडी गठबंधन के साथ है। लेकिन अगर 2027 के विधानसभा चुनाव से पंजाब चुनाव के पहले अगर शरद पवार की पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी और टीएमसी और सपा और आरजेडी अगर मर्ज कर जाती है कांग्रेस में, जो कि दूर दूर तक संभव नहीं है, लेकिन जब बाढ़ आता है, बाढ़ आ गई, मान लीजिए बाढ़ आ गई, तो देखेंगे आप कि शेर और बकरी एक ही जगह पर पानी पीते हैं, क्योंकि उनको लगता है इस बाढ़ में हम दोनों खत्म हो जाएंगे। तो दोनों एक दूसरे के करीब तो रहते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के, मतलब बकरी तो कुछ हमला कर ही नहीं सकता, शेर सोचता है कि अरे अब तो हमको भी मरना है, तो इसे क्या मारना। वही स्थिति है इन सभी विपक्षी दलों की। स्थिति यह है कि मरना तो अब है ही है, अब तो हमारा कोई औकात है नहीं, बचे नहीं हम कहीं पर, जनता ने हमें तिरस्कार कर दिया। तो रास्ता क्या हो सकता है, तो कांग्रेस के अम्ब्रेले के नीचे चला जाए। कांग्रेस अब यही बैक फुट पर नहीं, फ्रंट फुट पर खेल रही है, और यही राहुल गांधी चाहते थे कि कांग्रेस के अंदर जो उनके प्रोबेबल कंटेंडर हो सकते थे, जो उनको चुनौती दे सकते थे, वो सब छोड़ के चले जाए। सबको उन्होंने बाहर निकलवा दिया। ज्योतिरादित्य चले गए, आरपीएन वगैरह जो भी युवा कहे जाते थे, सब छोड़ छाड़ करके चले गए। G7 था वो चले गए, जो बाकी जो तिकड़मी नेता थे वो चले गए। अब कपिल सिब्बल जैसे लोग पॉडकास्ट करने लगे हैं। तो राहुल गांधी इसी मौके की तलाश में थे, और राहुल गांधी को अब लग रहा है कि मैं इन सबको कह सकता हूं कि भाई आप कांग्रेस में आ तो जाइए, क्या दिक्कत है, हम लोग साथ हैं, कांग्रेस का बन जाइए ना, आपको जो चीज चाहिए वो मिलेगा। अभी आपको क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, आपको पैसे का बंदोबस्त करना पड़ेगा। और अगर सब लोग मिल जाते हैं तो संदेश चला जाएगा कॉरपोरेट को, फिर वहां से पैसे आएंगे, फिर हम बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं। इसलिए सब इकट्ठे हो जाओ जितना जल्दी हो, और मर्जर की बात शुरू करो। इंडी गठबंधन से बात नहीं बनेगी, मर्ज कर जाओ, सारे कांग्रेस के नीचे आ जाओ और प्री इंडिपेंडेंस माहौल बना दो। प्री इंडिपेंडेंस, क्या कांग्रेस ही कांग्रेस है और एक तरफ जनसंघ मतलब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है। इसकी रूपरेखा बन रही है, बन सकती है, बनाने की योजना हो रही है। और अगर ऐसा हुआ तो इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के लिए एज मिलेगा। क्यों? क्योंकि 3 टर्म का एक एंटी इनकम्बेंसी भी होता है, और मोदी जी
उस एंटी इनकम्बेंसी से खुद को निपटने के लिए अब कितने तैयार करेंगे, क्योंकि मोदी जी की भी उम्र हो रही है और बीजेपी के अंदर कोई सेकंड लाइन उस तरह का कोई वॉरियर नहीं है। अमित शाह को छोड़ दें तो और योगी को छोड़ दें तो थोड़ी मुश्किल स्थिति जरूर बनेगी। 29 का चुनाव बहुत आसान होगा कहना मुश्किल है अगर इस लाइन पर चला तो, लेकिन ऐसा ये अभी दूर की कौड़ी है, ये दिवा स्वप्न है जो लोग देख रहे हैं। उद्धव ठाकरे शामिल नहीं होंगे, शरद पवार मर्ज नहीं करेंगे, ममता बनर्जी मर्ज कर सकती है क्योंकि ममता बनर्जी की स्थिति अलग है। लालू यादव की पार्टी मर्ज नहीं करेगी, समाजवादी पार्टी मर्ज नहीं करेगी, तो मर्जर का तो कोई स्कोप दिख नहीं रहा है। और अगर मर्जर का कोई स्कोप दिख नहीं रहा है तो फिर भारतीय जनता पार्टी अजेय, अमर और अंतहीन हो जाएगी, तब तक सत्ता में रहेगी, आप ये मान के चलिए। इसलिए कांग्रेस पार्टी के लिए थोड़ा बहुत अच्छा मौका जरूर है, तो वो उनको इंतजार करवा रहे हैं और ये अपमान का घूंट पी करके श्रीमान कौन अभिषेक बनर्जी चुपचाप बैठे हुए हैं, क्योंकि जेल से अगर कोई बचा सकता है तो कांग्रेस पार्टी ही बता सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।